हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, तो इस सीरीज़ में हम लोगों ने 49 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग उसी सीरीज़ में लेक्चर नंबर 50 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पीछे के सारे लेक्चर्स में कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था। जैसे हमने गेटिंग सिस्टम क्या होता है, गेट डिज़ाइन क्या होता है, राइजर क्या होता है, स्प्रू क्या होता है, मोल्डिंग सैंड क्या होती है, टाइप्स ऑफ मोल्ड क्या होते हैं, कास्टिंग के इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। तो अब स्टूडेंट हम लोग अपने टॉपिक में कुछ कास्टिंग के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ क्या सारी कास्टिंग के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे कास्टिंग कितने कितने टाइप से की जाती है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इम्पॉर्टेंट है, और एवरी कास्टिंग से जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे यूज होते हैं, इट मीन्स एप्लीकेशन होते हैं, तो वो आपके पूछे जाते हैं। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस में डिटेल्ड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस के बारे में। मतलब मेटल को हम जब कास्ट करते हैं, ढलाई करते हैं, तो कितने तरह से ढलाई करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि जब हम लोग मोल्ड बनाते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम लोग एक मोल्ड मतलब सांचा होता है। यहाँ पे सपोज करिए एक मोल्ड बना दिए। अब इस मोल्ड के चारों ओर जब हम लोग सैंड की रैमिंग कर देते हैं, रैमिंग करने के बाद जब हम इस पैटर्न को बाहर निकाल लें, इस तरीके से जब इस पैटर्न को बाहर निकाल लेंगे तो सेम पैटर्न के आकार का अंदर एक हॉलो कैविटी क्रिएट हो जाएगा। अब इस हॉलो कैविटी में हम मोल्टन मेटल अगर डालेंगे, पोर करेंगे, उड़ेलेंगे, फिर ड्यू टू आफ्टर सम टाइम सॉलिडिफिकेशन होगा और ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हमें प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो अब ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम लोग कितने प्रकार की मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला मेथड तो इसमें देखिए, ये जो हमने बनाया था इसे हम बोलते हैं मोल्ड, और ये जो बनेगा इसे बोलेंगे मोल्ड कैविटी। यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों ने मोल्ड को सैंड का बनाया। मैंने आपसे बोला अभी कि सैंड की रैमरिंग करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने सैंड का यूज किया। कहीं कहीं हम लोग सैंड का यूज ना करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करेंगे, जिसे हम लोग पीओपी बोलते हैं, प्लास्टिक का यूज करेंगे, वैक्स का यूज करेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का यूज करेंगे या मेटेलिक डाई का यूज करेंगे। तो उन सारे इक्विपमेंट्स को यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग को प्रोड्यूस करते हैं। लाइक दैट जब हम लोग सैंड का यूज करते हैं तो उसे हम लोग सैंड कास्टिंग के नाम से जानते हैं। जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं तो उसे हम लोग सेल मोल्डिंग के नाम से जानते हैं। जब हम लोग मेटेलिक डाई का उपयोग करते हैं तो उसे कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग के नाम से जानते हैं। जब हम लोग वैक्स का उपयोग करते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के नाम से जानते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस विच इज़ यूज्ड इन कास्टिंग ऑपरेशन। तो अब हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले देखिए ये जो मोल्ड बनाते हैं, इस मोल्ड के यूज के अकॉर्डिंग कास्टिंग को क्लासिफाइड करते हैं। देखिए, अगर ये सैंड का बनेगा तो इसे ब्रेक करके हम अपने मेटल को बाहर निकालेंगे। जब मेटल पोर हो जाएगा आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, हम इस पूरे सैंड को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, फिर इसे बाहर निकालेंगे। तो ऐसे कास्टिंग प्रोसेस को हम लोग टेम्पोरेरी मोल्ड कास्टिंग बोलते हैं, या सैंड मोल्ड कास्टिंग बोलते हैं, या एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग बोलते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे इस मोल्ड को हम किसका बना दें, मेटेलिक डाई का बना दें, जो टूटे ही ना, एक ही सांचे से हम कई बार उपयोग करके कास्टिंग करते हैं, तो उसे बोलेंगे परमानेंट डाई कास्टिंग या परमानेंट कास्टिंग। तो बेसिकली कास्टिंग हम लोग दो ही तरीके से करते हैं, या तो एक्सपेंडेबल कास्टिंग होती है या तो परमानेंट कास्टिंग होती है। तो इस तरीके से जब हम बात करेंगे, आज हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा कास्टिंग
प्रोसेस, कास्टिंग प्रोसेस, कास्टिंग के प्रकार के बारे में। तो बेसिकली हम लोग इसे अकॉर्डिंग टू मोल्ड, टाइप्स ऑफ कास्टिंग अकॉर्डिंग टू मोल्ड दो तरीके के क्लासिफाइड करते हैं। जब ये टूटेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे टेम्परेरी मोल्ड, या इसी का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग, एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब उसे पैटर्न को बार बार, पैटर्न नहीं, इस मोल्ड कैविटी को बार बार यूज करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। मोल्ड कास्टिंग। तो इस तरीके से हम बेसिकली कास्टिंग का उपयोग करते हैं। अब इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी कास्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस, कास्टिंग प्रोसेस के प्रकार, तो हम लोग देखिए कौन कौन सी कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पॉइंट आउट कर लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहली सैंड कास्टिंग के बारे में। जब हम लोग सैंड का उपयोग करेंगे इस मोल्डिंग सेल को बनाने के लिए। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे सेल मोल्ड कास्टिंग। सेल मोल्ड कास्टिंग, जब हम लोग इसको सैंड की जगह यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का उपयोग करेंगे, अभी इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उस समय ये कहलाएगा सेल मोल्ड कास्टिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अब इसमें क्या होगा, जो हम लोग पैटर्न बनाते थे वो वैक्स का बनाएंगे या प्लास्टिक का बनाएंगे, देन उसे सिलिका ऑक्साइड के पोरिन में डिप करेंगे, बाहर निकालेंगे। पूरा प्रोसेस अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग। अब देखिए डाई कास्टिंग आपकी दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। डाई कास्टिंग इज क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। फर्स्ट हमारा होता है ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर डाई कास्टिंग। अब प्रेशर डाई कास्टिंग को हम लोग फर्दर टू टाइप्स क्लासिफाइड कर देते हैं। प्रेशर डाई कास्टिंग इज क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। इसको हम लोग ऐसा क्लासिफाइड करते हैं, एक हमारा होता है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और एक होता है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। तो इसे हम लोग दो तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। ये होता है हमारा हॉट चैम्बर, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, और दूसरा होता है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। तो इस तरीके से इसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा CO2 कास्टिंग। ये तो हमारा ये क्लासिफिकेशन था डाई कास्टिंग का। डाई कास्टिंग के बाद
फिफ्थ हमारा ये 4 हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे CO2 कास्टिंग के बारे में। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्लश कास्टिंग। स्लश कास्टिंग उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वैक्यूम कास्टिंग। वैक्यूम कास्टिंग ये एंटी ग्रेविटी एक्शन पर वर्क करता है। ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैक्यूम कास्टिंग। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए वैक्यूम कास्टिंग के बाद जब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी रॉड बनानी हो, तो उसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग के नाम से जानते हैं, तो उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। तो ये सारे कास्टिंग के टाइप होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सारे कास्टिंग ऑपरेशन में। और उसके बाद एक हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगर इसके बारे में, तो ये हमारा होगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्शन के तहत मटेरियल को किया जाता है। अब ये 3 तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को हम लोग 3 टाइप्स से क्लासिफाइड करते हैं। देखिए कौन कौन सा क्लासिफाइड हम लोग इसको करते हैं 3 तरीके से। पहला होता है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। दूसरा होता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। और थर्ड होता है सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग हमारा होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डाई कास्टिंग और स्क्वीजी कास्टिंग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 10 पॉइंट डाई कास्टिंग एंड देन हम लोग पढ़ेंगे स्क्वीजी कास्टिंग के बारे में। स्क्वीजिंग कास्टिंग। डाई का मतलब हम यहाँ पे एक डाई का यूज करेंगे, उस डाई के माध्यम से मेटल को फोर्सली इम्पैक्ट कराकर हम बनाएंगे। और स्क्वीजी का मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे इस तरीके का हमारा एक डाई लेंगे और इस डाई में यहाँ मोल्टन मेटल फिल कर देंगे और इससे थोड़ा सा ऐसे छोटे साइज़ का हम लोग क्या लेंगे, एक पंच लेंगे, है ना। और इसको हम लोग क्या करेंगे, जब प्रेस कराएंगे तो ये जब यहाँ इसके लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा तो ये पंच होकर ये ऐसे यहाँ तक आ जाएगा। देन ये वाला जो लिक्विड मेटल, ये जो वॉल्यूम था लिक्विड मेटल का, ये यहाँ से राइज करके यहाँ तक ऐसे आ जाएगा। इस गैप में ये लिक्विड मेटल भर जाएगा और उसके बाद आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ये इस तरीके के यू शेप का एक मेटल हमें मिल जाएगा। अब इस प्रोसेस से ये जो डिज़ाइन हमने प्राप्त की,
इस डिजाइन को हम लोग स्क्वीजी कास्टिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग और इवोपरेटिव मोल्ड कास्टिंग। सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग और इवोपरेटिव मोल्ड कास्टिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग। सिरेमिक मोल्ड का मतलब ये जो हम लोग मोल्ड बना रहे हैं, यहाँ हम लोग किसका यूज कर रहे थे? सैंड का यूज कर रहे थे। अब सैंड ना यूज करके हम लोग सिरेमिक का यूज करेंगे और कुछ केमिकल एजेंट मिलाएंगे, कुछ बॉन्डिंग एजेंट मिलाएंगे और सिरेमिक को मिलाकर इस तरीके से हम लोग डाई बनाएंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग। देन हम लोग पढ़ेंगे इवोपरेटिव मोल्ड कास्टिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इवोपरेटिव मोल्ड कास्टिंग। इवोपरेटिव मोल्ड कास्टिंग या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस मोल्ड कास्टिंग। लॉस मोल्ड कास्टिंग। इसमें आपको हम बताएंगे कि जब हम लोग यहाँ पे अगर कोई प्लास्टिक के पैटर्न का यूज कर लें, मान लो ये प्लास्टिक का पैटर्न हो और इस पैटर्न को बाहर निकालेंगे तो हॉलो कैविटी क्रिएट हो जाएगी। अगर पैटर्न वहीं पे पड़ा रह जाए और इस तरीके से मोल्टेन मेटल को हम यहाँ पे एंट्री कराएं, इस तरीके से मोल्टेन मेटल को यहाँ पे हम एंट्री कराएं, तो इस मोल्टेन मेटल की हीट की वजह से ये जो प्लास्टिक का पैटर्न हमारा बन रहा है, जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये प्लास्टिक मेल्ट होना शुरू करेगा और इसका इतना हाई टेम्परेचर होगा कि ये क्या करेगा, मेल्ट होके इवोपरेट होने लगेगा और इवोपरेट होकर वो वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगा, इस सैंड की तरफ से बाहर रिलीज हो जाएगा। और देन ये धीरे धीरे मोल्टेन मेटल जितना ये रिलीज होता जाएगा इवोपरेट होकर, उतना ये फिल होता जाएगा। अंततः पूरा लास्ट में पूरा ये मोल्ड रिलीज हो जाएगा प्लास्टिक का और यहाँ पर क्या बनेगा, ये मेटालिक मोल्टेन आकर अपनी जगह ले लेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो मोल्ड था वो गायब हो गया, लॉस हो गया। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉस मोल्ड कास्टिंग या हम लोग बोलेंगे इवोपरेटिव मोल्ड कास्टिंग। वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इतनी कास्टिंग की स्टडी हम लोग अपने टाइप्स में करने वाले हैं। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सारे टाइप्स ऑफ कास्टिंग के बारे में। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अपने टाइप्स ऑफ कास्टिंग, पहले हम लोग सैंड शुरू करेंगे, फिर सेल, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर डाई, फिर CO2, फिर स्लस, फिर वैक्यूम, फिर कॉन्टिन्यूअस। तो इसी सीरीज में हम लोग अपने सारे कास्टिंग को डिस्कस करेंगे। चलिए आई थिंक इसे हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, इस पार्ट को यहाँ पे नोट रहने देते हैं ताकि 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए सिंपल सा पहला टॉपिक हम लोग लेंगे सैंड कास्टिंग। देखिए टाइप्स 1 हम लोग लेंगे, टाइप्स 1 सैंड कास्टिंग। सिंपल सा जो ये डिजाइन हमने बनाया, अगर ये सैंड हो, सिरेमिक ना होकर यहाँ पर सैंड का उपयोग किया जाए, उसके बाद पूरी कास्टिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाए, जो अभी तक हमने हर एग्जाम्पल में आपको समझाया, उस कास्टिंग को हम लोग सैंड कास्टिंग के नाम से जानते हैं। इन दिस कास्टिंग ये जो हम लोग मोल्डिंग सेल बना रहे हैं, मोल्डिंग सेल यानी कि कैविटी बना रहे हैं, दिस मोल्डिंग सेल इज ऑल्सो मेड यूज बाय सैंड। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सैंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग मोल्डिंग कैविटी, मोल्ड कैविटी। ये हो गया। अब इसके बाद अच्छा, जब सैंड का हम लोग मोल्ड कैविटी बना रहे हैं
तो चलिए इसके और सारे आगे डिस्कशन कर लेते हैं। क्या इस सैंड का उपयोग जब करेंगे तो एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर हम बना पाएंगे, मतलब एक कठिन संरचना, ऐसी संरचना जो इंट्रिकेट हो, कठिन हो, क्या इस सैंड के माध्यम से हम आसानी से अचीव कर पाएंगे? नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इंट्रिकेट शेप तो अचीव कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट शेप, अगर बहुत कठिन स्ट्रक्चर हो तो हम आसानी से इसे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसके बारे में लिखते चलते हैं। ऐसे देखिएगा, वेरी हाई इंट्रिकेट शेप कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी प्रोड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगर इसके कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि अगर थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए हम लोग कुछ इस तरीके का ऐसा पैटर्न इसके अंदर रख दें और चारों तरफ से सैंड की रैमरिंग कर दें और आसानी से इसे हम रिमूव कर लें, तो ये सैंड चारों तरफ से भरी हुई है और उसके बाद जब आसानी से रिमूव करेंगे तो सिमिलर इस स्ट्रक्चर का यहाँ मोल्ड कैविटी क्रिएट हो जाएगा। जब मोल्टेन मेटल इसके अंदर डालेंगे तो सेम यही स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, कास्टिंग के बाद परफॉर्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कठिन स्ट्रक्चर है, मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग इंट्रिकेट शेप का मतलब जैसे अंदर जाके इस तरीके का ऐसा ऑब्जेक्ट हो, इस तरीके का कोई ऐसा इंट्रिकेट शेप हमें अचीव करना हो तो हम सैंड से कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्सटर्नल ऐसा शेप, मतलब कि कॉम्प्लेक्स शेप हो तो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वेरी कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी अचीव्ड बाय सैंड कास्टिंग। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, इंट्रिकेट शेप और कॉम्प्लेक्स शेप में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि ऐसे देखिए, एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स शेप अचीव, मतलब कठिन से कठिन शेप को हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब कास्टिंग हो जाएगी तो कास्टिंग के बाद आप यहाँ पे देखिए, इसके जो सैंड यूज किए गए हैं चारों तरफ, अगर मेटेलिक डाई का यूज करते हैं तो उसकी सरफेस फिनिश बहुत ज़्यादा मिलती, लेकिन सैंड यूज करने की वजह से सरफेस फिनिश बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। तो इसका मतलब हमें मशीनिंग की भी रिक्वायर्ड होगी। इट मीन्स हम मशीन अलाउंसेस इसमें मस्ट देंगे, है ना। तो ड्यू टू सैंड देखिए, ड्यू टू सैंड यूजिंग, देखिए ड्यू टू यूजिंग ऑफ सैंड द सरफेस फिनिश कैन नॉट बी अचीव्ड। हाई सरफेस फिनिश कैन नॉट बी अचीव। इट मीन्स मशीन अलाउंसेस आर आल्सो प्रोड्यूस, दिया जाएगा ताकि हम उसे रिमूव करके सरफेस को फिनिश कर सकें। जब मेटल हमारा तैयार हो जाए तो उसकी हाई एक्यूरेसी सरफेस फाइंड करने के लिए हम मशीनिंग कर लेंगे और मेटल को उतना रिमूव कर देंगे। इट मीन्स मशीन allowances also produce। चलिए अच्छा देखिए, सैंड का हम बना रहे हैं तो इसका जो शेप और साइज होगा वो हम लिमिट में नहीं रखेंगे, मतलब छोटा और बड़ा दोनों शेप को बना सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लार्ज शेप हो जाएगी, जैसे बहुत बड़ा शेप हो जाएगा, उस समय ये जो मोल्ड कैविटी बनेगी तो ये सैंड टूटकर नीचे गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
रीज़न है कि सैंड का भी तो अपना खुद का वेट होगा, तो वो अपने खुद के वेट के कारण डाउन में गिर सकती है, तो जिस वजह से मोल्ड कैविटी नहीं परफॉर्म हो पाएगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि शेप और साइज की लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज जब मटेरियल की हमें कास्टिंग करनी होगी तो उस समय इस सैंड की हार्डनेस को बढ़ाना होगा। सैंड की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए ही हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 मोल्ड कास्टिंग का उपयोग अभी करेंगे। आप देखिएगा ये वेरी एक्स्ट्रा लार्ज, वेरी एक्स्ट्रा लार्ज, दोनों का मतलब खैर वही है, वर्कपीस कैन बी प्रोड्यूस बाय CO2 मोल्ड कास्टिंग। हम लोग अभी प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसमें देखेंगे तो सैंड के लिए भी शेप और साइज की लिमिट नहीं होगी। तो नो लिमिट ऑफ शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। अब देखिए ये सैंड का हम उपयोग कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा टूलिंग कॉस्ट वगैरह थोड़े नहीं आएगी, तो लो टूल कॉस्ट एंड लो कास्टिंग कॉस्ट, कास्टिंग की भी कास्ट लो आएगी, और इसमें जो टूलिंग का उपयोग करेंगे इसे बनाने के लिए जो टूल वगैरह लगाएंगे वो सब लो कॉस्ट के होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं लो टूलिंग एंड लो कास्टिंग कास्ट। कास्टिंग कॉस्ट, कास्टिंग की जो कॉस्ट हमारी आएगी वो हमारी क्या होगी, लो होगी, और जो टूल इसमें उपयोग किया जाएगा उसकी कास्ट भी हमारी क्या होगी, लो होगी। अब इसके बाद देखिए जब हम इससे बनाते हैं मटेरियल को तो हमें इस मोल्ड कैविटी को सैंड को बनाने में टाइम लगेगा। मतलब क्या, हम हाई प्रोडक्शन रेट के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। बार बार हमें मोल्ड कैविटी तोड़कर दूसरा सैंड का मोल्ड बनाना होगा तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा लो प्रोडक्शन रेट के लिए, सिंपल साइज़ का एग्जांपल आप देखेंगे कॉलेज में वर्कशॉप में जाएंगे तो केवल यही एक आपको टाइप ऑफ कास्टिंग सिखाई जाती है। वो भी इसमें मोल्टन मेटल पोर नहीं करवाते हैं, वहाँ पे उनकी कास्ट बढ़ जाएगी। वो लोग केवल आपको वही सैंड दे देंगे, वो भी बैकिंग सैंड देते हैं, फेसिंग सैंड बिल्कुल नहीं देते हैं। बिकॉज आप ये जो डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में सैंड आती है मोल्टन मेटल के, इसे हम लोग बोलते हैं फेसिंग सैंड, और ये सिंथेटिक सैंड होती हैं। इसे प्रिपेयर करने के लिए कास्ट लगती है, तो ये फेसिंग सैंड हमारी हाई कास्ट की होती है। अब अगर पूरे मोल्ड कैविटी में फेसिंग सैंड भर देंगे तो इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस मोल्टन मेटल के पास कुछ डिस्टेंस तक, कुछ थिकनेस तक फेसिंग सैंड का यूज कर लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारा बचा हुआ है इसे हम लोग बैकिंग सैंड से फिल कर देते हैं। बैकिंग सैंड जो आपका ब्लैक कलर की होती है, जिसमें हम लोग कोल डस्ट वगैरह मिला देते हैं, तो ये बैकिंग सैंड का उपयोग कर लेते हैं। तो ये सस्ती होती हैं। ये बैकिंग सैंड क्या करती है, इस फेसिंग सैंड को और इस मोल्ड को सपोर्ट करती है, तो इसीलिए इसको सपोर्टिंग सैंड के नाम से भी जानते हैं। तो कॉलेज में आपको यही बैकिंग सैंड दे देंगे, एक कोप दे देंगे, एक ड्रैग दे देंगे, और दोनों को आपको बार बार राइमिंग करवाएंगे, मिक्स करवाएंगे, भरवाएंगे, और वही आपको केवल पैटर्न मोल्ड कैविटी बनाना सिखाते हैं। बस इतना ही आपको। चलिए, तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन रेट की, तो हमारा प्रोडक्शन रेट कैसा होगा, इसमें लो प्रोडक्शन रेट, लो प्रोडक्शन रेट मतलब उत्पादन क्षमता इसकी हमारी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखिए, अगर बहुत पतले सरफेस को बनाना हो, जैसे ये हमारा कास्टिंग बन रहा है, अगर एक पतली प्लेट ऐसे बनानी हो तो उस समय हम पतली प्लेट, मान लीजिए कि ये पतली प्लेट ऐसे हमें बनानी थी। अब इस पतली प्लेट को बनाना हो तो यहाँ क्या हम सैंड कास्टिंग से बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। ये केवल और केवल थिक सेक्शन वर्कपीस के लिए ही पॉसिबल है। जब थिन सेक्शन बनाना होगा तो दिस कैन बी ऑल्सो प्रोड्यूस बाय सेल मोल्ड कास्टिंग। ये हमारा होता है थिन सेक्शन के लिए।
सेल मोल्ड कास्टिंग। देखिए सबका एक साथ अगर हम कंपैरिजन करवाते चलेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टाइप्स ऑफ कास्टिंग के बारे में। तो ये हमारा जो सेल मोल्ड यूज किया जाता है ये किसके लिए, थिन शेप कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। और थिन शेप कास्टिंग के साथ साथ इसमें जो हम लोग कोर का उपयोग करते हैं, देखिए कोर, हॉलो कैविटी क्रिएट करने के लिए हम लोग कोर का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी तैयार होगी सेल मोल्ड कास्टिंग। तो ये हम थिन शेप बनाएंगे विथ कोर, कोर का उपयोग करके। अभी आगे एक और सेक्शन हम लोगों का आएगा, स्लश कास्टिंग आएगा। तो स्लश कास्टिंग में भी हम लोग थिन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, थिन एंड हॉलो हम लोग कैविटी बनाते हैं, हॉलो कैविटी। लेकिन यहाँ पर देखिए हॉलो कैविटी जब हमें बनाना होता है तो हमने ये पढ़ा है कि हमें कोर की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन कुछ ऐसी कास्टिंग प्रोसेस हमारे पास मिलेंगी जहाँ पर हम लोग विदाउट कोर का उपयोग करके अपने कास्टिंग को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ऐसे भी हमारे पास कुछ कास्टिंग प्रोसेस मिलेंगे जहाँ पर विदाउट कोर का उपयोग किए हम हॉलो कास्टिंग को बना लेते हैं। जैसे हमारा ये है स्लश कास्टिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विदाउट यूजिंग कोर। तो ये 2 पॉइंट आप नोट करके रखिएगा कि पहला देखिए सेल मोल्ड कास्टिंग भी थिन शेप के लिए यूज किया जाता है और स्लश कास्टिंग भी थिन शेप के लिए यूज किया जाता है। लेकिन स्लश कास्टिंग में हम कैविटी बनाने के लिए कोर का उपयोग नहीं करेंगे और थिन शेप कास्टिंग यानी कि सेल मोल्डिंग में हम कोर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई कि हम थिन शेप को इन दोनों से बनाते हैं। देन आफ्टर आइए, तो यहाँ से हम थिन शेप को नहीं बना सकते हैं। तो हम कहेंगे थिन शेप कास्टिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस, थिन शेप कास्टिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी प्रोड्यूस। ये हमारा हो गया। अब अगर हम बात करें डायमेंशन एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश की, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर सरफेस फिनिश बेटर नहीं आ पाएगी और एक बेटर डायमेंशन एक्यूरेसी भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि सैंड का बना रहे हैं, है ना। तो इसीलिए डायमेंशन एक्यूरेसी कैन नॉट बी अचीव्ड। डायमेंशन एक्यूरेसी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डायमेंशन एक्यूरेसी कैन नॉट अचीव। तो इस तरीके से हम डायमेंशन एक्यूरेसी को भी नहीं बना पाएंगे। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं सैंड कास्टिंग के। इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर मेटेलिक ऑब्जेक्ट की कास्टिंग के लिए कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेटल एंड नॉन मेटल बोथ, दोनों के लिए कर लेते हैं। और कैसा, मीडियम और लार्ज साइज कास्टिंग के लिए हम लोग कर लेते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि ऐसे ऑब्जेक्ट की कास्टिंग सैंड कास्टिंग से नहीं करेंगे जो हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बनाने लगे। जैसे लाइक दैट एल्यूमिनियम की अगर हम कास्टिंग करेंगे तो यहाँ सैंड में मॉइस्चर कंटेंट होगा, वो एल्यूमिनियम हमारा इस मॉइस्चर कंटेंट से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनाने लगेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग नहीं यूज करेंगे। अदरवाइज सभी मटेरियल, चाहे वो लो मेल्टिंग मटेरियल हो चाहे वो हाई मेल्टिंग मटेरियल हो, सभी का उपयोग सैंड कास्टिंग के द्वारा करते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट कास्टिंग मेथड, ये ज़रूर ध्यान रखना है, यह सबसे पुराना कास्टिंग मेथड है। इसके बाद जितनी भी कास्टिंग प्रोसेस बनी हैं सब इसी पे डिपेंडेंट हैं। ये सारी जितनी भी कास्टिंग बनी, इन सब को बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट और टूल हम लोगों ने बनाया, सब हम लोगों ने सैंड कास्टिंग के प्रोसेस से एक बार बना कर ही बनाया है। तो ये हम कह सकते हैं इट इज़ द फादर ऑफ कास्टिंग या ओल्डेस्ट कास्टिंग। इट इज़ ओल्डेस्ट कास्टिंग, इट इज़ ओल्डेस्ट कास्टिंग प्रोसेस। तो
इस तरीके से इस कास्टिंग को हम लोग बोलेंगे अपना सैंड कास्टिंग। चलिए आइए नेक्स्ट कास्टिंग अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल मोल्ड कास्टिंग। यहाँ पर ही मैंने पहले लिख दिया कि जब थिन शेप कास्टिंग को बनाना हो तो उस समय हम लोग किसका उपयोग करेंगे, सेल मोल्ड कास्टिंग का। और इसमें कोर का उपयोग करते हैं। चेक करते हैं कैसे करते हैं, आइए देखिए। जब हॉलो कैविटी बनानी होगी तभी, विदाउट हॉलो कैविटी हम कोर का उपयोग थोड़े नहीं करेंगे। अब ये मत कह दीजिएगा कि अगर विदाउट हॉलो कैविटी हमें बनाना हो तो वहाँ पर भी हम कोर का उपयोग कर लेंगे। तो कोर वहीं यूज करेंगे जहाँ पर हॉलो कैविटी प्रोड्यूस करवानी होगी। तो चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग इसे रिड्यूस करके अपनी नेक्स्ट कास्टिंग शुरू करते हैं, सेल मोल्ड कास्टिंग। चलिए इसे हम लोग रिमूव करते हैं, अभी इसका काम खत्म है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना सेल मोल्ड कास्टिंग। सेल मोल्ड कास्टिंग। देखिए इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले इस मेथड में मटेरियल को कास्टिंग करने के लिए एक सेल को तैयार करते हैं। इसका नाम ही है सेल मोल्ड कास्टिंग। पहले हम एक सेल का मोल्ड बनाते हैं, उसके बाद उस मोल्ड में हम मेटल को पोर करके अपनी कास्टिंग को तैयार करते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि हम सेल कैसे बनाते हैं। लाइक दैट, जिस तरीके के ऑब्जेक्ट की हमें कास्टिंग करनी हो, सपोज करिए कि हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट की कास्टिंग करनी है। मान लीजिए हमें कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे मान लीजिए हमें ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाना है। इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट हमें कास्टिंग करके बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिमिलर इस तरीके का हम एक सेल बनाएंगे। अब एक देखिए सॉलिड सेल नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, दो पार्ट में सेल बनाते हैं। एक पार्ट हमारा ये होता है और एक पार्ट ये होता है। तो होता क्या है, सपोज करिए कि एक हमारे पास पहले ऐसा, देखिए इस तरीके का हम एक पैटर्न ले लेते हैं। ऐसा पैटर्न, ऐसा पैटर्न हम लोग ले लेते हैं। देन इसके बाद जब आप इसे देखेंगे ये हाफ हो गया। अब इस पैटर्न को ऐसा देखिए, ये हम लोग चाहे लकड़ी का चाहे वुडन का पैटर्न हम लोग ले लेते हैं, मतलब सॉरी वुडन लकड़ी दोनों एक होती है। तो वैसे ज़्यादातर हम लोग इसमें मेटालिक पैटर्न का यूज करते हैं और मेटल में कास्ट आयरन का उपयोग कर लेते हैं। कास्ट आयरन पैटर्न, मान लीजिए ये हम लोग ले लिए कास्ट आयरन पैटर्न। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कास्ट आयरन पैटर्न को एक हॉलो कैविटी ले लेंगे। ऐसे सपोज करिए ये हॉलो कैविटी हो जाएगी। इस हॉलो कैविटी में हम इस पैटर्न को ऐसे ले आकर यहाँ पर रख देंगे। मान लीजिए इसको हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया। चलिए इस तरीके से हमने इसको ऐसे इस पर रख दिया। अब रखने के बाद देखिए ये कैविटी हमारी थी। इस कैविटी में जब आप 3D में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ये भी हमारा ऐसा रहेगा। देन हम क्या करेंगे, ये ऊपर जो जगह खाली, यहाँ पर तो हमारा ये हो गया पैटर्न, ये तो हमारा हो गया पैटर्न। अब उसके बाद इस पैटर्न को लगभग
250 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। हीटअप करने के बाद इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मतलब जैसे इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर एक पाउडर मिक्स मतलब एक मिक्सचर का उपयोग करेंगे, और वो मिक्सचर हमारा क्या होगा, जैसे हमारा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है। तो इस तरीके से हम कुछ फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं इस पे। अब वो फॉर्मेल्डिहाइड ये हमारे होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या यूरिया डिहाइड, हम लोग इसका उपयोग करेंगे। अब ये क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे आएगा, जब इस हीट के कांटेक्ट में आएगा, इसके पहले मान लीजिए पैटर्न ऐसा रहा होगा, ये पैटर्न मान लीजिए प्राइमरी ऐसा रहा होगा, ये कुछ ऐसा रहा होगा, प्राइमरी अगर हम लोग बनाएं तो ये कुछ ऐसा रहा होगा। यहाँ पे हमारा यूरिया और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा रखा गया होगा, और जब हमने क्या किया, ऐसा हमारा पैटर्न रखा रहा होगा। इस तरीके से मान लीजिए हमारा पैटर्न रखा रहा होगा, कोई भी शेप होगा। अभी तो हम लोग इस शेप को अचीव करना चाह रहे हैं, तो अब इस तरीके से रखा होगा। जब इसको हम लोग इस स्टेप से यहाँ पे ले आएंगे और ऐसे पलट के रखेंगे, तो ये वाला पाउडर यहाँ पे आके इसके ऊपर लग जाएगा। तो अब ये हमारा इसके ऊपर लग गया। जब ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट था, तो ये यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा, हीट होगा, हीट होकर मेल्ट होना शुरू करेगा, और हम लोग उतनी देर तक मेल्टिंग कराएंगे इसकी जितनी मोटी लेयर हमें चाहिए होगी। यहाँ पर देखिए हमने इतनी मोटी लेयर अचीव कर दी, इतनी मोटी लेयर अचीव कर दी। अगर इस लेयर को और मोटी बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस हीटिंग टाइम को बढ़ाएंगे, और जितनी देर तक हम इसे हीट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ड्वेल टाइम। यहाँ पर देखिए ये होता है ड्वेल टाइम। तो ड्वेल टाइम क्या होता है, जितनी देर तक इस पैटर्न को हीट करते हैं उतनी देर तक ये फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर क्या होता है, मेल्ट होकर इसके ऊपर एक मोटी लेयर बनता चला जाता है। देन आफ्टर हम इसे क्या करेंगे, रोक लेंगे, और जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकालते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर वैक्स का भी उपयोग कर लें, वैक्स का भी उपयोग कर लें, वैक्स मतलब मोम, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे डीवैक्सीनीकरण करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसे क्या करेंगे, डी यहाँ पे लिख देते हैं। ये पहला होता है ड्वेल टाइम, दूसरा होता है डीवैक्सीनाइजेशन, डीवैक्सिंग हम लोग करते हैं। डीवैक्सिंग का मतलब इस पैटर्न को बाहर निकालेंगे, और ये जो शेप हमारा है, ये शेप अब क्या हुआ है, इसके साथ मेल्ट होकर एक सॉलिड बन चुका है। ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये इसके पैटर्न के साथ मेल्ट होकर एक सॉलिड बन चुका है। जब बाहर निकालेंगे, डीवैक्सीनाइजेशन करेंगे, तो इस तरीके से हम देखिए ऐसा करेंगे, इसे फर्दर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, बाहर निकालने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करेंगे, और हीट करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा होगा। ये हमारा हो गया पैटर्न। अब हमें इस पैटर्न को बाहर निकालना था, और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया है, एक लेयर ऐसे इसके ऊपर जम गया है, और ये लेयर हमारी किसका, फॉर्मेल्डिहाइड की लेयर हमारी इसके ऊपर ऐसे जम गई है। देन हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से बाहर निकालेंगे। ऐसे हम लोग इसको पिन का यूज करते हैं, और इस पिन का जो हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉ स्पाइट पाइप के माध्यम से इसे हम लोग बाहर रिमूव कर लेंगे। जब ये पैटर्न रिमूव होगा तो उस समय इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। देन आफ्टर ये पैटर्न यहाँ से बाहर मिल जाएगा, और ये वाली कैविटी हमें ऐसे मिल जाएगी, ऐसे हमें ये एक कैविटी मिल जाएगी। ये ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। जब इसे हम लोग 3D में देखेंगे तो ये हमारा कुछ, और नीचे से बनाते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा मिलेगा।
इस तरीके से हमारा कुछ मिलेगा। अब एक पार्ट हमारा ये तैयार हो गया। फर्दर हम क्या करते हैं, सिमिलर इसी तरह एक दूसरा पार्ट इसका तैयार कर लेते हैं। अब दोनों पार्ट जब हम तैयार कर लेंगे तो एक पार्ट ये और एक पार्ट सिमिलर दूसरा, दोनों पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पास में ले आएंगे। मान लीजिए एक पार्ट हमारा ये हो गया और ये दूसरा पार्ट हमारा हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको तैयार करके दोनों पार्ट को क्या करेंगे, पास में ले आकर रखेंगे। ऐसा इस तरीके से दोनों को पास में ले आकर रखेंगे। जब हम पास में ले आएंगे देन हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे एक कंटेनर में फिल करेंगे। अब ये कंटेनर हम लोग किससे फिल करेंगे, सैंड से। इसके चारों तरफ हम लोग सैंड का फिलिंग कर देंगे। फिलिंग करने के बाद यहाँ पर हम लोग मोल्टेन मेटल को ऐसे इसके अंदर क्या करते हैं, पोर करते हैं। पोर करने के बाद जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे। तो सेम यही ऑब्जेक्ट, इस तरीके का ऑब्जेक्ट हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो पतले क्रॉस सेक्शन में हो, थिन क्रॉस सेक्शन में हो और इस तरीके के प्रोसेस से हम तैयार करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं सेल मोल्ड कास्टिंग। तो आई थिंक आपको सेल मोल्ड कास्टिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग सेल मोल्ड कास्टिंग में क्या उपयोग करते हैं और कैसे पूरी प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं। तो इसमें चलिए हम लोग पूरा पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं कि सेल मोल्ड कास्टिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये जो पैटर्न का यूज करते हैं, ये पैटर्न हमारा किसका बनता है, कास्ट आयरन का बनता है। और उसके बाद देखिए इस पैटर्न को हम लोग 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटअप करते हैं। तो हम लोग पॉइंट नोट आउट कर लेते हैं। अगर इसमें हॉलो कैविटी क्रिएट करनी हो तो मान लीजिए इस तरीके से हॉलो कैविटी क्रिएट करनी हो तो यहाँ पर हम लोग किसका उपयोग कर लेंगे, आपको तुरंत याद आना चाहिए, किसी भी सॉलिड कैविटी में हॉलो कैविटी क्रिएट करनी हो तो हम लोग कोर का उपयोग कर लेते हैं। जब यहाँ कोर लगा देंगे, अब मोल्टेन मेटल सारा प्रोसेस वही रहेगा, बस बनी हुई कैविटी में हम लोग कोर का उपयोग कर लेंगे तो मोल्टेन मेटल यहाँ से आके ऐसे भर जाएगा तो एक हॉलो कैविटी क्रिएट हो जाएगी, तब सॉलिड नहीं क्रिएट होगी। तो मैंने पहले ही बताया था कि सेल मोल्ड कास्टिंग में थिन सेक्शन बनाए जाते हैं और कोर का उपयोग किया जाता है। तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। इन दिस कास्टिंग पैटर्न आर यूज्ड, किसका, कास्ट आयरन। इन दिस कास्टिंग, in this casting cast iron pattern are used, cast iron pattern are used and heat up at 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं। और उसके बाद इसे हम लोग देखें, देन इस पैटर्न को, ये जो हमारा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसे हम लोग थर्मोसेटिंग रेजिन के नाम से जानते हैं। तो देन हम लोग क्या करेंगे, इस पैटर्न को थर्मोसेटिंग रेजिन के ऊपर रख देते हैं। देन आफ्टर दिस पैटर्न इज पुट ऑन ए कैविटी। देखिए ये जो हमारा है इसे हम लोग बोलेंगे मोल्ड कैविटी, और मोल्ड कैविटी में ही हम लोग अपने फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड को रखते हैं। तो दिस पैटर्न इज पुट ऑन ए मोल्ड कैविटी एंड यूज ए फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग
रेजिन टू मेक ए थिन लेयर, एक पतली लेयर। देखिए ये जो हमारी बन रही है ये पतली लेयर बन रही है, और इस पतली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। टू मेक ए थिन लेयर सेल, एक पतली सेल को बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। थिन लेयर सेल, पतली लेयर को हम लोग बनाने के लिए फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। इसमें जो मिक्सचर यूज किया जाता है उसमें हम लोग किसका किसका यूज करते हैं, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें जो इसके अगर इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, इंग्रेडिएंट देखिए, इंग्रेडिएंट ऑफ सैंड, ये जो हम इंग्रेडिएंट यूज करते हैं इसमें हम लोग ड्राई सिलिका सैंड, फाइन ग्रेन ड्राई सिलिका सैंड, ये जो हमारा होता है, पहला होता है फाइन ग्रेन ड्राई सिलिका सैंड प्लस फाइन ग्रेन ड्राई सिलिका सैंड प्लस फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस जिसे हम लोग बोल रहे हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या थर्मोसेटिंग रेजिन। दूसरा थर्मोसेटिंग रेजिन। ये थर्मोसेटिंग रेजिन आपका दो तरीके का हो सकता है। पहला आपका ये हो सकता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या दूसरा आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ ऑयल का यूज कर लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का भी हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एल्कोहल का भी यूज करते हैं। अब इतने इंग्रेडिएंट आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल मोल्ड कास्टिंग में हम लोग जो सेल बनाते हैं उस सेल को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट ऑफ मिक्सचर का उपयोग करते हैं उसमें किसका किसका उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करेंगे? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड या एल्कोहल या हम लोग फाइन ग्रेन ड्राई सिलिका, ये सबको मिक्स करके ये जो हम लोग तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हम लोग तैयार किए है ना। तो इस तरीके से इसका उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए अब इसमें देखिएगा, इसके लिए कुछ प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पूरे प्रोसेस में क्या करेंगे। पहले हम लोग एक कास्ट आयरन का पैटर्न लेंगे, उस पैटर्न को हम लोग एक किस में रखेंगे? मोल्ड कैविटी में रखेंगे। देन मोल्ड कैविटी में हम लोग क्या करेंगे? पैटर्न को हीट करेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने के बाद इस थर्मोसेटिंग रेजिन और फाइन ग्रेन सिलिका को इसके ऊपर हम लोग रखेंगे, गिराएंगे। तो ये क्या होगा? इसके हीटअप से गर्म होगा और गर्म होकर क्या होगा? मेल्ट होकर एक लेयर बनाएगा। ये तब तक इसे हम लोग गर्म करेंगे जितनी मोटी थिकनेस चाहिए होगी। उसी को हम लोग ड्वेल टाइम बोलते हैं। तो ड्वेल टाइम देख लीजिए क्या होता है। ड्वेल टाइम देखिए, टाइम ड्यूरिंग हीटिंग द ingredient of dry sand silica and thermosetting resin is called dwell time। तो हम लोग लिख सकते हैं टाइम ड्यूरिंग heating the
ingredient of silica sand and thermosetting resin. thermosetting रेजिन, इस तरीके से सिलिका सैंड और थर्मोसेटिंग रेजिन को हम लोग गर्म करेंगे। मतलब ये ड्वेल टाइम हमारा डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ लेयर पर। ये जो हमारा सेल बनेगा इसकी थिकनेस पर डिपेंड करेगा। तो ड्वेल टाइम इज डिपेंड अपॉन द, ऐसे देखिए, ड्वेल टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ सेल लेयर, थिकनेस ऑफ सेल लेयर। फिर उसके बाद हम लोग इसे क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो इस पैटर्न को इस सेल से बाहर निकालने के लिए ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं उसे डीवैक्सीनाइजेशन कहते हैं। तो इतना पॉइंट आउट नोट करिए, फिर हम लोग रिमूव करके इसके और आगे के पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए इसे हम लोग रिमूव करते हैं, देन इसके आगे और हम लोग प्रोसेस को लिखते हैं। चलिए यदि हम बात करें इसके स्टेप की, तो स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में कास्ट आयरन पैटर्न आर यूज्ड। कास्ट आयरन पैटर्न आर यूज्ड विच इज हीटेड अप टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको गर्म करेंगे। देन आफ्टर सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में हम लोग करेंगे कि हम अपने फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड को इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिप कराएंगे। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में देखिए हम लोग अपने थर्मोसेटिंग रेजिन्स put on the surface of पैटर्न की सरफेस पर रखेंगे। देन वो हमारा मेल्ट होकर एक पतली लेयर बनाने लगेगा। देन दिस इज मेल्ट एंड मेक ए थिन लेयर। देन दिस इज मेल्ट एंड मेक ए थिन लेयर, पतली लेयर बनाएगा। अब इस पतली लेयर की थिकनेस के अकॉर्डिंग हम लोग ड्वेल टाइम को यूज करेंगे। द थिकनेस ऑफ लेयर इज डिपेंड ऑन द ड्वेल टाइम। थिकनेस ऑफ लेयर जितना मजबूत चाहिए होगा उतना मोटा हम लोग बनाएंगे। थिकनेस ऑफ लेयर इज डिपेंड अपॉन द ड्वेल टाइम। तो इस तरीके से हमारा हो गया। या हम लोग ड्वेल टाइम का ऐसा भी कह सकते हैं कि ड्वेल टाइम इज, देखिए, इन दिस सेल मोल्डिंग
thickness of cell and accurately maintained and controlled time during the pattern is contact with molding sand। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड ड्वेल टाइम। अब ये हमारा हो जाएगा ड्वेल टाइम। देन हम लोग ड्वेल टाइम के बाद क्या करेंगे, इस पैटर्न को जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद इन दोनों को आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड when we remove the pattern from this layer we are heated the pattern above 300 or 350 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। देन आफ्टर थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आफ्टर सॉलिडिफिकेशन after solidification of pattern and thermosetting resin we are further heated both above 300 or 350 degree centigrade। we further heated above 300 और 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग इसे हीट करेंगे। देन आफ्टर रिमूव द पैटर्न फ्रॉम द लेयर। अब रिमूव करेंगे तो हम लोग किससे रिमूव करते हैं, उसे बोलते हैं ड्राई स्पाइट। ड्राई स्पाइट आर यूज्ड फॉर रिमूव। देखिए ये जो हमारा वायर टाइप का दिख रहा है इससे हम लोग इसे रिमूव करते हैं। तो ड्राई स्पाइट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू रिमूव द पैटर्न फ्रॉम। अब ये हमारा क्या होता है, सेल से हम पैटर्न को रिमूव करते हैं, फ्रॉम सेल। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए ये तो हमारा हो गया सेल से हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं। देन आफ्टर इस पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी सेल बनेगी उसे हम लोग दूसरी मोल्ड कैविटी में रखेंगे और चारों तरफ से सैंड की रैमरिंग करके मोल्टन मेटल को पोर करेंगे, है ना। दिस सेल देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, सेल इज पुट ऑन दी another mold cavity, another मोल्टिंग बॉक्स कह सकते हैं, मोल्ड बॉक्स एंड रैमिंग द सैंड then after pour the molten metal and achieve a thin section casting। then after pour the molten metal and achieve the thin section casting। थिन सेक्शन कास्टिंग। तो इस तरीके से पतली सेक्शन कास्टिंग को हम लोग आसानी से इसके थ्रू बना सकते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशंस और एप्लीकेशन होते हैं, तो हम लोग इसके लिमिटेशन और एप्लीकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन, इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग इसके लिमिटेशन और एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, अगर इसके लिमिटेशन की बात करें तो आप समझिए कि इस तरीके से जो हम इस पैटर्न को सेल को बना रहे हैं, तो इस सेल को बनाना थोड़ा सा कठिन वर्क है, इसीलिए ये प्रोसेस हमारा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, पहला लिमिटेशन। दूसरी बात, अगर हम बात करें
कि इस सेल को बनाने के लिए क्या बहुत कॉम्प्लेक्स शेप आसानी से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसके थ्रू बना हुआ जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी सरफेस फिनिश बहुत हाई डिग्री और एक्यूरेट बनेगी। बिकॉज आप थर्मोसेटिंग रेजेंस जब हीट होकर इसके साथ मेल्ट होता है तो वो एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेट सरफेस फिनिश अचीव करता है। तो ये इसका एडवांटेज होता है। लेकिन इसके लिमिटेशन जो हमने बताए कि पहली बात तो ये कॉस्टली होता है। तो लिख लेते हैं इसको भी हम लोग। चलिए, देखिए लिमिटेशन के बारे में इसका हम लोग लिख लेते हैं। लिमिटेशन लिमिटेशन में पहला तो ये क्या होगा कि पैटर्न हमारा बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये पैटर्न बनाना हमारा ये भी एक्सपेंसिव होता है, कास्ट आयरन का ये भी एक्सपेंसिव होता है। पैटर्न आर वेरी एक्सपेंसिव। आर वेरी एक्सपेंसिव। सेकेंड पॉइंट, केवल मेटेलिक पैटर्न का उपयोग हम लोग इसमें करते हैं। अगर हम लोग प्लास्टिक या वैक्स का उपयोग करेंगे तो इसकी हीट से क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ओनली मेटेलिक। थोड़ी देर पहले हमने वैक्स का नाम लिया था, वैक्स इसमें नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसमें ओनली मेटेलिक पैटर्न आर यूज्ड। ओनली मेटेलिक पैटर्न आर यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब उसके बाद जब हम कॉम्प्लेक्स शेप की बात करेंगे तो हम लोग कॉम्प्लेक्स शेप इस पर आसानी से अचीव नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स शेप, हाई कॉम्प्लेक्स शेप, हाई कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड शेप कैन नॉट बी अचीव। तो इस तरीके से इसके हमारे कुछ लिमिटेशन होते हैं जिसको हम लोग इसमें ध्यान में रखते हुए अपनी कास्टिंग को करते हैं। अब इसके हम लोग एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो यह पतले सेक्शन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आसानी से यूज किया जाता है। तो दिस यूज फॉर स्मॉल, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल मैकेनिकल पार्ट, यूज्ड फॉर स्मॉल मैकेनिकल पार्ट लाइक दैट। जैसे हम लोग क्या टरबाइन की जो ब्लेड हम लोग बनाते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग सिलेंडर ब्लॉक या एयर कूल्ड आईसी इंजन का उपयोग कर लेते हैं। सिलेंडर ब्लॉक्स, एयर कूल्ड आईसी इंजन। देखें, सिलेंडर ब्लॉक ऑफ एयर कूल्ड आईसी इंजन। आईसी इंजन के सिलेंडर ब्लॉक को बनाने में हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। गियर हाउसिंग, सिलेंडर हेड, रॉकर आर्म, वाल्व प्लेट, रेफ्रिजरेटर, इन सब में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं, गियर हाउसिंग, रॉकर आर्म,
रॉकर आर्म, वाल्व प्लेट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, वाल्व प्लेट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग इन सब को बनाने में करते हैं। कनेक्टिंग राड को भी हम लोग इससे बना लेते हैं, इंजन ब्लॉक को भी बना लेते हैं, वाटर जैकेट को भी बना लेते हैं और टाइटेनियम की ब्लेड को भी हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग किसका किसका, इंजन ब्लॉक, वाटर जैकेट, इंजन ब्लॉक, वाटर जैकेट, कास्ट टाइटेनियम ब्लेड, एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रोसेस ऑफ सेल मोल्डिंग। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक सेल मोल्डिंग कंप्लीट होता है। अब इसमें आपको एप्लीकेशन भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में एप्लीकेशन से आ जाता है, या कभी कभी ये पूछ लेता है कि सेल मोल्डिंग का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो ये लाइन याद रखिएगा, थिन शेप के लिए करते हैं और कोर का उपयोग करेंगे जब हॉलो कैविटी हमें चाहिए होगी, जैसे यहाँ पर हमने कोर का उपयोग किया। उसके बाद इसमें पूछ लेता है कि इस पे जो इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं वो क्या क्या यूज किए जाते हैं। तो हमने आपको बताया फाइन ग्रेन सिलिका का यूज किया जाता है और थर्मोसेटिंग रेजिन। थर्मोसेटिंग रेजिन में हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड, या तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड या फिर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद अल्कोहल का भी उपयोग हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से इन सब मिक्सचर को हम लोग तैयार करके अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। अपना नेक्स्ट हमारी है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हमारी क्या होती है, जब हम लोग कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स या हम लोग जैसे ऑर्नामेंट्स या गहने वगैरह बनाते हैं तो उस समय इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का उपयोग करते हैं। आपको बता देते हैं कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं अपना पार्ट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। देखिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में क्या होता है कि अगर हम स्मॉल साइज और शेप के कॉम्प्लेक्स शेप को मास प्रोडक्शन में बनाना चाहें, स्मॉल साइज के कॉम्प्लेक्स शेप को मास प्रोडक्शन में हम लोग बनाना चाहें तो उस समय इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का उपयोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सपोज करिए कि हमें जैसे कुछ ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने वगैरह बनाने हो तो उस समय क्या होगा कि बहुत छोटी छोटी डिज़ाइन उसमें बनी होती हैं। तो हर डिज़ाइन को अलग अलग कास्ट करके एक साथ असेंबल करना बहुत ही टफ टास्क होगा, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एक ही डिज़ाइन में कास्ट कर लेते हैं। एक डिज़ाइन में कास्ट कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सपोज करिए एक सिंपल सा एग्जांपल जो बहुत ही फेमस एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का, उसको हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि हम पहले क्या करेंगे, एक ऐसा पैटर्न बनाएंगे। अब ये पैटर्न हम लोग वैक्स का बना लेते हैं। इस तरीके से एक वैक्स का हम लोग पैटर्न बना लेते हैं। ऐसा देखिए ये हम लोग बना लिए वैक्स का एक पैटर्न, ये हमारा हो गया वैक्स पैटर्न। हम लोग इसमें वैक्स का भी यूज कर लेते हैं पैटर्न बनाने के लिए और प्लास्टिक का भी उपयोग कर लेते हैं, लो मेल्टिंग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं।
अब इस वैक्स को हम लोग क्या करेंगे, सिलिका फ्लोर जेल तैयार करते हैं हम लोग। उस सिलिका फ्लोर जेल में हम लोग क्या क्या मिक्स करते हैं, जैसे हम लोग एथाइल अल्कोहल वाटर और सिलिका को मिक्स करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक कंटेनर होगा, सॉलिड कंटेनर होगा। इस सॉलिड कंटेनर में हम लोग इस तरीके से इसमें हम लोग सिलिका फ्लोर जेल का उपयोग कर लेते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, सिलिका फ्लोर होता है प्लस इसमें हमारे पास एथाइल अल्कोहल होता है और वाटर के साथ हम लोग इसे मिक्स कर देते हैं। अल्कोहल प्लस वाटर, ये कोल्ड स्टेट में ही होता है। ये कोल्ड स्टेट में ही इन सबको यहाँ मिक्स करके इसमें हम लोग भर देते हैं, एक प्रकार का टब में भर देते हैं। भरने के बाद इसे हम लोग इसके अंदर डिप कराते हैं। जब हम लोग डिप कराएंगे और डिप करा के बाहर निकालेंगे तो ये जो हमारा पैटर्न तैयार हुआ था, इस तरीके का जो हमने पैटर्न तैयार किया था, ऐसा ऐसा हम लोगों ने पैटर्न तैयार किया था। जब इसे हम लोग डिप करके बाहर निकालेंगे तो इस पैटर्न के ये जो वैक्स है, वैक्स के ऊपर ये कोल्ड स्टेट का सिलिका जेल, इसे सिलिका जेल हो जाएगा। ये क्या होगा, चारों तरफ इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। इस तरीके से इसके ऊपर चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी। चलिए पूरी लेयर बना लेते हैं। इस तरीके से कंप्लीट लेयर बन जाएगी यहाँ पे। चलिए वेरी गुड। अब ये हमारा पूरा एक लेयर बन गई। ये लेयर हमारी किसकी बनी है, सिलिका फ्लोर एथाइल अल्कोहल और वाटर की। अब इसके बाद अगर इस लेयर की थिकनेस और बढ़ाना हो, मान लीजिए पतली लेयर नहीं, हमें और मोटी लेयर चाहिए होगी, तो अगर अधिक स्ट्रेंथ की वर्कपीस को बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसे जब ये सॉलिड सूख जाएगा फिर इसे इसमें डिप कराएंगे, फिर बाहर निकालेंगे तो इसके लेयर की थिकनेस और मोटी हो जाएगी। इस तरीके से और मोटी लेयर हमें मिल जाएगी। देन आफ्टर अगर और ज़्यादा मोटी हमें लेयर चाहिए होगी फिर हम लोग डिप कराएंगे, मतलब बार बार डिप करा के हम इसकी लेयर की थिकनेस को इंक्रीज करते जाएंगे। और जब हमें एक रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ लेयर मिल जाएगा देन आफ्टर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। अब उसके बाद इसे हम लोग हीट करेंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो देखिए ये हमारा जो अंदर का वैक्स है, अंदर का वैक्स है पहले ही मेल्ट होगा। अभी ये सिलिका हमारा नहीं मेल्ट होगा, ये वैक्स मेल्ट होगा और यहाँ से ऐसा हम इसको स्पेस छोड़ कर रखते हैं। जब इसे डिप कराते हैं तो यहीं तक डिप कराएंगे, यहीं तक डिप कराएंगे। इतना हमारा क्या होता है, स्पेस रहता है। सॉरी। तो अब क्या करेंगे, इसे हीट करा के उल्टा पलट देंगे। उल्टा पलटने के बाद ये अंदर की सारी वैक्स बाहर निकल जाएगी। जब वैक्स बाहर निकल जाएगी तो ये हमारा क्या तैयार हो जाएगा, इस तरीके का एक हॉलो कैविटी। ऐसा देखिए, इस तरीके का एक हॉलो कैविटी तैयार हो जाएगा। ऐसी हॉलो कैविटी तैयार हो जाएगी। अब इस हॉलो कैविटी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मोल्टेन मेटल को ऐसे पोर करेंगे, वो मोल्टेन मेटल आएगा और यहाँ पर पूरा इसके साथ ऐसा फिल हो जाएगा। जिस भी शेप का हमें डिज़ाइन चाहिए होगा हम उस शेप की पहले वैक्स का एक पैटर्न बना लेंगे। हमने इस तरीके का पैटर्न बनाया था तो ऐसा हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आया। तो अब उसके बाद हम ये यहाँ मोल्टेन मेटल डालेंगे। उसके बाद जब ये मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई हो जाएगा
तो ये हमारा किसका, सिलिका फ्लोर का बना हुआ था। इसे हम लोग हैमरिंग एक्शन करके तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद ये हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसी टाइप ऑफ कास्टिंग को हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग हम लोग सर्जिकल इक्विपमेंट्स या मतलब ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने वगैरह बनाने में करते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ अपने डिटेलिंग कर लेते हैं कि हम लोग कैसे कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो जब हम लोग इसमें डिटेलिंग करेंगे तो इसमें सबसे पहले देखिएगा कि इसका उपयोग कॉम्प्लेक्स शेप को मास प्रोडक्शन में बनाने के लिए करते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स शेप एंड मास प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे देखिए, इसे हटा देते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग is used for complex shape and mass प्रोडक्शन। कठिन संरचना और मास प्रोडक्शन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसके लिए जो हम लोग पैटर्न बनाते हैं वो पैटर्न हमारा किसका होता है, वैक्स रबर का बनाते हैं, वैक्स प्लास्टिक या रबर का। पैटर्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग, पैटर्न मटेरियल लिख देते हैं सीधे सीधे। पैटर्न मटेरियल हमारा किसका किसका बनाते हैं, सबसे ज़्यादा वैक्स का बनाते हैं। मोस्ट कॉमन पैटर्न आर यूज एज ए वैक्स मटेरियल। वैक्स के बाद दूसरा हम लोग इसको प्लास्टिक का बना लेते हैं और प्लास्टिक के साथ रबर का बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वैक्स का, प्लास्टिक का या रबर का मटेरियल बना लेते हैं पैटर्न का। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, इस पैटर्न को अपने सिलिका फ्लोर, इथाइल सिलिकेट या इथाइल अल्कोहल में इसको हम लोग डिप कराते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने पैटर्न को डिप्ड इन द लिक्विड ऑफ, पैटर्न इज डिप्ड इन, नेक्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा पैटर्न इज डिप इन, किस लिक्विड में, इस लिक्विड में। पैटर्न इज डिप्ड इन सिलिका फ्लोर प्लस हम लोग कह सकते हैं एथाइल सिलिकेट या एथाइल अल्कोहल या एथाइल सिलिकेट, एथाइल सिलिकेट प्लस वाटर मिक्सचर, वाटर मिक्सचर। अब उसके बाद बाहर निकाल कर ड्राई करा लेंगे। रिमूव द पैटर्न, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, रिमूव एंड ड्राई द पैटर्न। पैटर्न को हम लोग बाहर निकाल कर रिमूव करके सुखा लेंगे। जब ड्राई हो जाएगा तो अगर उसकी थिकनेस को देखिए, कोटिंग, ये जो कोटिंग लेयर हो रही है, इस कोटिंग लेयर की थिकनेस को इंक्रीज करना होगा तो पैटर्न को बार बार डिप कराएंगे। फॉर इंक्रीजिंग the coating layer thickness, coating layer thickness, for increasing the coating layer thickness पैटर्न आर रीडिप्ड, दोबारा डिप कराएंगे। पैटर्न आर रीडिप इन लिक्विड। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, दोबारा डिप कराएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
उस पैटर्न की जब एक मोटी लेयर हमें तैयार हो जाएगी तो यहाँ से वैक्स को निकालेंगे, तो यहाँ पर एक डीवैक्सीनाइजेशन प्रोसेस करेंगे। जब वैक्स को हम लोग निकालेंगे तो उसे हम लोग डीवैक्सीनाइजिंग या डीवैक्सीकरण कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वैक्सीनाइजिंग। डीवैक्सीनाइजिंग में हम लोग करेंगे, वैक्स आर रिमूव्ड बाय द हीटिंग ऑफ, बाय द यूज ऑफ हीट। वैक्स आर रिमूव्ड, वैक्स आर removed by the use of हीट। हीट का उपयोग करके हम लोग वैक्स को निकाल लेंगे। अब ये जो हॉलो कैविटी हमें क्रिएट हो जाएगी, इस हॉलो कैविटी में हम मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे। देन आफ्टर मोल्टेन मेटल, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, मोल्टेन मेटल poured into the hollow cavity, into the hollow cavity। hollow cavity में हम मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे। अब जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इस कवर को ब्रेक करके अपने तैयार ऑब्जेक्ट को तैयार कर लेंगे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन के बाद वी ब्रेक द लेयर ऑफ कोटिंग, वी ब्रेक द लेयर ऑफ कोटिंग and get ready the object। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, अपने इस पूरे प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोलते हैं। इसमें एक टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है कि स्टकोइंग प्रोसेस क्या होता है। स्टकोइंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के गेट वगैरह के एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको भी जान लीजिए स्टकोइंग प्रोसेस क्या होता है। स्टकोइंग प्रोसेस, स्टकोइंग प्रोसेस हमारा ये होता है कि देखिए, जब इस वैक्स के पैटर्न में इस सिलिका फ्लोर जेल के लेयर की कोटिंग करते हैं तो इसी प्रोसेस को स्टकोइंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें है कुछ नहीं, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द लेयर ऑफ सिलिका जेल इन द वैक्स पैटर्न इज कॉल्ड स्टकोइंग प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं बाई एडिंग स्लरी ऑफ कोटिंग, बाई एडिंग स्लरी कोटिंग फाइन ग्रेन सिरेमिक पार्टिकल्स। सिरेमिक का भी यूज अगर कर लेंगे या सिलिका का भी यूज कर लेंगे, तो सिरेमिक अगर यूज करेंगे तो सिरेमिक होगा। कोटिंग ऑफ फाइन ग्रेन सिलिका और सिरेमिक सिलिका और सिरेमिक एडेड टू द लेयर ऑफ वैक्स पैटर्न, एडेड टू द लेयर ऑफ वैक्स पैटर्न। तो जो सेल हमारा बनेगा, तो सेल, दिस सेल मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड स्टकोइंग प्रोसेस। तो सेल मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड स्टकोइंग प्रोसेस।
तो इस तरीके से इसे हम लोग स्टकोइन प्रोसेस कहते हैं। अब ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसमें लार्ज लेबर कास्ट आती है, तो इसीलिए इसका उपयोग हम कुछ कास्टली इक्विपमेंट को बनाने के लिए करते हैं। इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एप्लीकेशन और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए राइट डाउन करिए, फिर हम लोग इसके एप्लीकेशन और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। चलिए इसे हम लोग रिमूव करके इसके डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। चलिए हम लोग अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन और एडवांटेज के बारे में। कौन कौन सा लिमिटेशन होगा और एडवांटेज क्या होगा। तो लिमिटेशन ये होगा कि यह प्रोसेस केवल स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज किया जा सकता है। दूसरा लिमिटेशन यह है कि एक पैटर्न को एक ही बार यूज किया जा सकता है, दूसरी बार इसे तोड़कर ख़राब हो जाएगा। तीसरा बात यह है कि इसे बनाने के लिए एक हमारे ट्रेंड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इक्विपमेंट कॉस्ट इसकी हाई होगी। तो ये हमारे इसके क्या होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिमिटेशन की बात करेंगे। तो लिमिटेशन इसका क्या होता है, पहला लिमिटेशन कि यह स्मॉल और लो मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड लो मास प्रोडक्शन। लो मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका उपयोग, देखिए ये हमारा क्या होता है, जब इसमें मोल्टेन मेटल जाएगा फिर इसे हम लोग ब्रेक करेंगे, तो ये जो हमारा सेल तैयार होता है, इस सेल का उपयोग केवल एक ही बार करते हैं, इसलिए ये प्रोसेस क्या होता है, कास्टली होता है। दिस प्रोसेस इज कास्टली। प्रोसेस इज costly because पैटर्न आर यूज्ड इन ओनली वन टाइम। ये जो वैक्स का पैटर्न बनाएंगे मेल्ट होकर बाहर चला जाएगा, ये जो कैविटी बनेगी तोड़कर ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज पैटर्न आर यूज्ड, पैटर्न आर यूज्ड ओनली वन टाइम। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसको बनाने के लिए हमें ट्रेंड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, कुशल कारीगर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ट्रेंड लेबर required for this casting। इस प्रोसेस के लिए हमें ट्रेंड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसके हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ पे मोस्टली यूज किया जाता है। जब इन्वेस्टमेंट का नाम आएगा तो ये समझ लीजिएगा कि इसका उपयोग हमारा ऑर्नामेंटल के लिए किया जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन की।
तो एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले ऑर्नामेंट्स, उसके बाद जब हम लोग टरबाइन के ब्लेड का बकेट बनाते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, टरबाइन ब्लेड बकेट्स। टरबाइन ब्लेड बकेट्स कामा वेन कामा, अब देखिए टरबाइन ब्लेड बकेट्स होता है उसके वेन बनाने के लिए, नोजल बनाने के लिए, नोजल कामा, देखिए नोजल बनाने के लिए, और कंप्यूटर जो डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट कॉमा कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट कॉमा मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट कॉमा मशीन टूल एंड एसेसरीज भी बनाते हैं इससे हम लोग, इक्विपमेंट कॉमा मशीन टूल एंड एसेसरीज, एटसेट्रा। तो इतनी सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने कंप्लीट किया अपनी कौन सी, सैंड कास्टिंग, सेल मोल्ड कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में, और तीनों के बारे में हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी किया। तीनों के बारे में हम लोगों ने कंपैरेटिवली स्टडी किया। अब देखिए हमारी कास्टिंग कौन कौन सी रिमेंस हैं। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कास्टिंग, डाई कास्टिंग प्रोसेस के बारे में, जिस पे हमें ग्रेविटी कास्टिंग पढ़ना होगा, और प्रेशर डाई में हॉट कैम्बर, कोल्ड कैम्बर पढ़ना होगा। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे CO2 कास्टिंग, स्लश कास्टिंग, वैक्यूम, कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल की, ये तीनों पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। फिर डीप देखिए डाई कास्टिंग पढ़ेंगे, स्क्वीजिंग और सिरेमिक, ये सब छोटी छोटी कास्टिंग पार्ट्स हैं। ये सब क्या था, शुरू में ये हमारे इंपॉर्टेंट कास्टिंग होती हैं, इससे क्वेश्चंस आता है, काफ़ी पुटअप करता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेलिंग किया। अब हम लोग बाकी के जो रिमेंस कास्टिंग होंगी, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हॉट कैम्बर है तो इसमें स्मॉल मतलब छोटा छोटा हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे और इसका मेथड पढ़ लेंगे, फिर CO2 का पढ़ लेंगे, स्लश का पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिटेल्ड स्टडी ना करके, देखिए बहुत डिटेल्ड स्टडी तभी करेंगे जब जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, बाकी की बची हुई कास्टिंग को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे इसको ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में बची हुई कास्टिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।